नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है इतिहास, जबकि प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह टॉपिक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं, जो कि ये चैप्टर इतिहास के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर आपको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो पुस्तक आता है उस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। उसके अंदर ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए आज हम लेसन प्लान इस टॉपिक पर देखते हैं। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको बहुत सारा वहाँ पर लेसन प्लान बनाया हुआ मिल जाएगा। लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है आपको। फिर अपना नाम लिखें, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो डालें। यहाँ पर विषय यहाँ पर डालेंगे तो विषय है इतिहास। किस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बनाना है तो उस टॉपिक यानी प्रकरण को लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर है हमारा इमारतें, चित्र तथा किताबें। किस क्लास से संबंधित है तो कक्षा 6 से संबंधित है। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो टाइम डालेंगे यहाँ पर। किस घंटे में आपको पढ़ाना है, डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर भरेंगे आप। उसके बाद समान उद्देश्य जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है, तो विषय है हमारा यहाँ पर इतिहास। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट को डालेंगे, जैसे कि छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। जबकि पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक यानी जिस प्रकरण को हमने लेसन प्लान बनाने के लिए लिया है उससे संबंधित ये होगा। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी हम लगभग 4 या 5 पॉइंट डालेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है छात्र प्राचीन कालीन इमारतें, चित्र तथा किताब के विषय में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र प्राचीन इमारत, चित्र तथा किताबों के विषय में अवगत हो सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र अपनी प्राचीनतम धरोहर जैसे इमारत, चित्र तथा किताबों के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है छात्र प्राचीन इमारत, चित्र तथा किताबों से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा पॉइंट है छात्रों में प्राचीन इमारत, चित्र तथा किताबों से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। उसके बाद लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखें। तो चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है इमारत, चित्र तथा किताबों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपने सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं आप। ये प्रश्न जो है क्लासरूम में छात्र अध्यापिका बच्चों से करेंगे और जिस तरह से उत्तर आएगा उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। प्रश्न है प्राचीन राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था, तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है राज्य का शासक। दूसरा प्रश्न है प्राचीनतम राज्य व शासक के साक्ष्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐतिहासिक स्मारकों से भी यहाँ पर मिलती है साक्ष्यों की जानकारी। तीसरा प्रश्न है ऐतिहासिक स्मारक से
क्या जानकारी मिलती है? तो इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथा प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन करते समय किन किन साक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे छात्रों के द्वारा जो उत्तर आता है, प्राचीन इमारत, चित्र तथा किताबें आदि चीजों का। पांचवा प्रश्न है, प्राचीनतम इमारत, चित्र तथा किताबों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा इमारत, चित्र तथा किताबें, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग इमारत, चित्र तथा किताबें के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों साइड के पेज को यूज करेंगे। 4 कॉलम बनेगा, एक शिक्षण बिंदु यानी कि चैप्टर से संबंधित हम पॉइंट को उठाएंगे और उस पॉइंट का जो एक्सप्लेन क्लासरूम में किया जाएगा छात्र, अध्यापक और अध्यापिका द्वारा, तो उसको दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता वाले कॉलम में उस पॉइंट का एक्सप्लेन। और छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन में। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि आप पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो उसे जिस तरह से लिखते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर यूज आप करेंगे। लौह स्तंभ के बारे में पहला पॉइंट है, इस चैप्टर से संबंधित जो पॉइंट उठाया गया है वह है लौह स्तंभ। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इसी से संबंधित एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती हैं कि महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दिल्ली में कुतुब मीनार पास स्थित है। महरौली लौह स्तंभ जो है दिल्ली में कुतुब मीनार पास स्थित है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में जो छात्र हैं छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं महरौली लौह स्तंभ जो है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, वजन 3 टन है, निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख है इसमें जो गुप्त वंश के थे। शिक्षण बिंदु में आप लगभग 4 पॉइंट रख सकते हैं, जो कि इस पेज में हम 2 पॉइंट को देखेंगे और अगले पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का जो अर्थ है टीला होता है। इसके विभिन्न आकार होते थे पहले, जैसे कि गोल, लंबे, बड़े, छोटे आदि आकार में इसको बनाया जाता था। प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में जैसे बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इस एक्सप्लेन के बाद जो छात्र अध्यापिकाएं बच्चों से प्रश्न करेंगे कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है टीला। यहाँ पर देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में ईंट और पत्थरों की इमारतें में हम स्तूप, गुफा और मंदिर को देखेंगे। यहाँ पर हम स्तूप, गुफा, मंदिर को देखे हैं। अब तीसरा शिक्षण बिंदु जो है वो चित्रकला से संबंधित है। इसमें भी आपको 4 कॉलम बनाना है, जस्ट पिछले पेज में जो हमने देखा था। अजंता के चित्र अर्थात यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई।
इनमें से ज्यादातर जो है बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। एक्सप्लेन के बाद छात्र अध्यापिका जो है प्रश्न करेंगी, अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन बनाए रखेंगे। और श्याम पाठ कार्य जो है उसमें देखेंगे अजंता की जो चित्रकला है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस चित्रकला में बौद्ध धार्मिक आख्यान और देवताओं का प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है। चौथा शिक्षण बिंदु देखेंगे, कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में देखेंगे। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। दूसरा पुस्तक हम देखेंगे, 1400 साल पहले एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई जो सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा जो पुस्तक थी रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, जबकि सुश्रुत ने अपनी रचना सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक की पुस्तक का क्या नाम है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है चरक संहिता। यहां पर देख सकते हैं श्याम पटकार में जो प्रमुख पुस्तक को देखें हम, यहाँ पर देखेंगे शिल्पदिकारम का इलांगो जो रचना किए हैं, इलांगो उनका नाम था। और मणिमेखलाई का सतनार, चरक संहिता का चरक और सुश्रुत संहिता का सुश्रुत हो जाएगा। अब प्रस्तुतिकरण का समाप्त होने के बाद यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। अगले पेज में आएंगे। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि जो हमने पढ़ाया है उसी से प्रश्न करना है। इस प्रश्न की संख्या 4 या 5 रख सकते हैं और ये प्रश्न जो है क्लासरूम में ही पूछा जाता है बच्चों से, और बच्चे जिस प्रकार उत्तर देते हैं उसी आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे के सामने टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। प्रश्न है महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दूसरा, महरौली लौह स्तंभ की ऊंचाई कितना मीटर है? स्तूप का क्या अर्थ है? और चौथा प्रश्न है अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? और पांचवा, मणिमेखलाई में किसका वर्णन किया गया है? मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति यानी कि जो चीज पढ़ाया गया है उसको एक काफी छोटे क्रम में बच्चों के सामने एक बार बता दिया जाता है, यानी कि जो भी टॉपिक है उनके सामने क्लियर हो जाए। जैसे पहला पॉइंट है महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। स्तूप का अर्थ होता है टीला, जो विशेषता बौद्ध धर्म से संबंधित है। मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है जहां मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य यानी कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो ये प्रश्न की संख्या आप 2 रख सकते हैं। जैसे कि पहला है महरौली लौह स्तंभ का वर्णन करें और दूसरा अजंता चित्रकला का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान है तो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।